तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर में आपके साथ तहसीन फातिमा लखनऊ से। इस बीच खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी का धरना देखा गया है। बीजेपी के तमाम नेता अपने आवास पर धरने पर बैठे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी लखनऊ स्थित आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो बंगाल हिंसा को लेकर यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी का धरना। बीजेपी के तमाम नेता अपने आवास पर धरना दे रहे हैं। अपने आवास पर धरने पर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी लखनऊ स्थित आवास पर दे रहे हैं धरना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी का मोर्चा, अपने आवास पर खुद धरने पर बैठे बीजेपी के कई बड़े नेता। दरअसल ममता बनर्जी के जीत के बाद और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के जीत के बाद ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी ने बीजेपी के कई नेताओं की हत्या की है। इस तरीके की राजनीति बंगाल में देखी जा रही है, लेकिन उस राजनीति की आंच अब आज उत्तर प्रदेश में महसूस की जा सकती है। तो बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी का धरना। बीजेपी के तमाम नेता अपने आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। अपने आवास पर धरने पर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी लखनऊ स्थित आवास पर धरने पर बैठे। तो सियासी तूफान चल पड़ा है। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी की कई नेताओं की हत्या की है और उसी के विरोध में आज उत्तर प्रदेश में धरने पर बीजेपी के कई नेता बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, कोरोना काल के चलते अपने घर में ही धरने पर बैठे हुए हैं। एक अकेले धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल का भी पालन करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है। सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन घर पर ये धरना दे रहे हैं और हिंसा का विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता अपने आवास पर धरना दे रहे हैं। कोरोना के चलते अपने आवास पर धरने पर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी लखनऊ स्थित आवास पर धरने पर बैठे। चूंकि कोविड चल रहा है, कोविड के चलते तमाम नियमों का पालन करते हुए ये सभी नेता धरने पर बैठे हुए अपने आवास पर, बाहर नहीं धरने पर बैठे हुए। ये खुद अपने आवास पर इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर जेपी नड्डा भी इसका विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो बंगाल में हुई हिंसा का विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे को भुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, जिसका आंच अब उत्तर प्रदेश में महसूस की जा सकती है। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। एसके वाजपेयी, बंगाल में राजनीतिक हिंसा की आंच अब उत्तर प्रदेश में भी महसूस की जा सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई और लोग घायल भी हैं, उसके बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते ये विरोध प्रदर्शन सड़कों पर नहीं है, घर में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद अपने आवास पर धरने पर बैठ गए, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी है। हालांकि उन्होंने इसको वहां पर किसी को भी आने से मना किया है, लेकिन जिस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है उसके विरोध में सांकेतिक धरना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से
दिया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये धरना अपने घर से चल रहा है और एक संदेश देने की कोशिश है पश्चिम बंगाल सरकार को कि जिस तरीके की राजनीतिक विद्वेष की भावना से वहां पर जो हिंसा हुई है कहीं ना कहीं उसको रोका जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसका विरोध कर रही, ये जताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है कि जो भी हिंसा है बीजेपी कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रही है। जी, लेकिन यहाँ पर कितने दिनों तक धरना चलेगा, कोई जानकारी? बिल्कुल, ये सांकेतिक धरना है जिसमें अगर हम देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। उसी क्रम में लखनऊ में जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी एक सांकेतिक धरना देंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी। हालांकि अभी इस धरने की तिथि को लेकर कोई घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अपना विरोध दर्ज करा रही है कि जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है उसको रुकना चाहिए। जी, तो ओवरऑल इंडिया की सहानुभूति बटोरने की एक तरह से बीजेपी की कोशिश भी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो आज से 9 महीने ही बचे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि कहीं न कहीं जो एक संदेश जाए वो संदेश लोगों तक पहुंचे कि जिस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है बीजेपी कहीं न कहीं उसका विरोध करती है और ऐसी चीजों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, इस वजह से वो सड़कों पर आने के बजाय कहीं न कहीं घर से सांकेतिक धरना देकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के साथ खड़े। तो कहीं न कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं इन स्थितियों में भी बीजेपी कहीं न कहीं अपने तरीके से विरोध कर ये बात जताने की कोशिश जरूर कर रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एस के वाजपेयी। तो खबर यह लखनऊ से, बीजेपी के देशव्यापी धरने पर सपा प्रमुख अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी निंदा करता हूं अनुराग भदौरिया ने कहा है। सभी हिंदुस्तानी हैं, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, अनुराग भदौरिया ने कहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी धरना दे रही है, जो पूरे देश में मौत हुई है उसका क्या? कोरोना से देश भर में हजारों मौतों के लिए बीजेपी ने क्या किया? अनुराग भदौरिया ने ये सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। तो अनुराग भदौरिया ने यहां पर बीजेपी को भी घेरा है। बंगाल हिंसा को लेकर अपनी सहानुभूति उन तमाम लोग जो इस हिंसा में मारे गए हैं उनके परिवार के लिए व्यक्त की और साथ ही साथ ये भी सीधे तौर पर सवाल किया बीजेपी से कि जो कोरोना की वजह से मारे गए लोग उनका क्या? उन्होंने ये कहा, अनुराग भदौरिया ने, पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी धरना दे रही है, जो पूरे देश में मौत हुई है उनका क्या? कोरोना से देश भर में हजारों मौतों के लिए बीजेपी ने क्या किया? अनुराग भदौरिया ने सीधा सवाल या फिर सीधा आरोप जड़ा है बीजेपी पर। अब यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है बंगाल हिंसा को लेकर। एक तरफ सिर्फ देखा जा रहा था टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई थी, अब इसमें सपा भी कूद पड़ा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को देश के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश अपना है, हिंदुस्तान की लोग हैं और यहाँ पे सब अपने देश के लोग हिंदुस्तानी रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके प्रति, परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं उनके लिए, पश्चिम बंगाल में जो मौतें हुई उनके लिए तो आप देशव्यापी धरना करना चाहते हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पे हजारों लोगों की मौतें कोरोना से हुई हैं, हजारों लोगों की मौतें कोरोना से हुई हैं, उनके परिवार उखड़ गए हैं, लेकिन उनके बारे में आपने देशव्यापी 1 मिनट का मौन रखने की बात नहीं की। उनके बारे में आपने कोई चिंता जाहिर नहीं की। उनके लिए भी 1 मिनट का रख लेते तो अच्छा लगता कि आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा ये राजनीति का वक्त नहीं है। उधर संगम नगरी प्रयागराज के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार से पहले भगवान की आराधना की जा रही है। बता दें कि मुंडेरा में नारायण स्वरूप अस्पताल में सुबह रोगियों की सेवा से पहले भगवान से रोगियों को ठीक होने और डॉक्टर समेत स्टाफ की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव सिंह खुद स्टाफ के साथ भगवान की आराधना करते हैं और सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की प्रार्थना करते हैं। बता दें कि प्रयागराज में 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स भरत अरोड़ा और सुदीप वर्मा ने कोरोना रोगियों का उपचार करते हुए अपनी जान गंवाई है।
ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार से पहले भगवान की आराधना की जाती है। बता दें कि मुंडेरा में नारायण स्वरूप अस्पताल में सुबह रोगियों की सेवा से पहले भगवान से रोगियों की ठीक होने और डॉक्टर समेत स्टाफ की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव सिंह खुद स्टाफ के साथ भगवान की आराधना करते हैं और सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की प्रार्थना करते हैं। बता दें कि प्रयागराज में 2 वरिष्ठ डॉक्टर भरत अरोड़ा और सुदीप वर्मा ने कोरोना रोगियों का उपचार करते हुए अपनी जान गंवाई है। तो इस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रार्थना की जाती है। मरीजों के उपचार से पहले भगवान की आराधना की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले आराधना, सबसे पहले भगवान का नाम, फिर उसके बाद कोई और काम यहाँ पर किया जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है उनके हाथ में शिफा हो ताकि रोगी ठीक हो और किसी की भी अब फिलहाल जान ना जाए, क्योंकि 2 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। बता दें आपको कि मुंडेरा में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में सुबह रोगियों की सेवा से पहले भगवान से रोगियों के ठीक होने की, स्टाफ और नर्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव सिंह खुद स्टाफ के साथ भगवान की आराधना करते हैं और सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की प्रार्थना करते हैं। बता दें प्रयागराज में 2 वरिष्ठ डॉक्टर की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। उपचार के दौरान रोगियों के उपचार करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई थी और अब किसी की जान ना जाए उससे पहले भगवान से प्रार्थना की जाती है। रायबरेली से खबर। रायबरेली जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। आज से गांव-गांव आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से सर्वे की जा रही है। जो लोग बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की तरफ से एक लिस्ट बनाई जा रही है, फिर उसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनकी अलग लिस्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया जाएगा। आज से 5 दिवसीय विशेष कोविड संवेदीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज 5 तारीख से प्रारंभ होकर आगामी 9 मई तक कार्यक्रम संचालित होगा, जिसके अंतर्गत समूचे लालगंज विकासखंड में 168 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम में आंगनवाड़ी वर्कर और आशा इस प्रकार से जोड़ के एक टीम बनाई गई है और समस्त एएनएम को उनका पर्यवेक्षक नामित किया गया है। अभियान के अंतर्गत टीम के सदस्य घर घर जा कर के लोगों को कोविड के बचाव, संक्रमण की रोकथाम के संबंध में संवेदी। बता दें आपको घर घर जाकर आशा वर्कर्स काम करेंगी और जो हल्के बुखार या फिर खांसी जुकाम से ग्रसित हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। आज से गांव-गांव आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से सर्वे किया जा रहा है। जो लोग बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की तरफ से एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनकी अलग लिस्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया जाएगा। रोहित मिश्रा इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, यह अभियान कब तक चलेगा, किस तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस हिसाब से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते हुए देखा जा रहा था, इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया कि घर घर जाके कोविड की जांच की जाएगी। उसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम आज जो है ग्रामीण अंचलों में जाके जो है घर घर जाकर उसकी जांच कर रही है। बाकायदा जो है स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद उसको तापमान नोट किया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव मिल रहा है उसकी सूचना जो उच्च अधिकारियों को दी जा रही है, ताकि जो है कोई संक्रमित घर पे न रहे, उसका ट्रीटमेंट हो सके। सारी व्यवस्थाएं जो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक नेक पहल है कि घर घर कोरोना टेस्टिंग की जांच शुरू कर दी गई है। उसी अभियान के तहत आज रायबरेली में जो है इसका शुभारंभ किया गया है और स्वास्थ्य महकमे की जो टीमें हैं वो गांव-गांव ग्रामीण अंचलों में जाके जो है इसकी जांच बाकायदा कर रही हैं।
कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इस काम में लगी हुई हैं और कब तक करती रहेंगी, ऐसे में अगर पूरे दिन की बात किया जाए तो? जी बिल्कुल, अगर इसकी बात की तो हर ब्लॉक में अलग अलग जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हर ब्लॉक में लगाया गया है। वो अपने ब्लॉक क्षेत्रों में जाएंगी, ग्रामीण अंचलों में इसकी जांच करेंगी। तो हर जगह पे जो पूरे जनपद के जो 18 ब्लॉक हैं, इस पे 18 ब्लॉक में अभियान शुरू कर दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके बाकायदा इसकी जांच पड़ताल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के तहत उनको बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है, इसको भी अनिवार्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की जो अभियान है, घर घर जांच की जा रही कोविड-19 की, इससे काफी हद तक जो है राहत जरूर सरकार को मिलेगी। तो किन किन इंस्ट्रूमेंट के साथ पहुंचेंगी कार्यकर्त्री? अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो जो कि स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी स्क्रीनिंग से टेम्परेचर नापा जा रहा है। टेम्परेचर उसको बाकायदा जो है एक बुकलेट बनाई जा रही है, उससे उसको नोट किया जा रहा है किसका कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद जिसका टेम्परेचर हाई लग रहा है तो बाकायदा उसको जो पास के नजदीकी CSC या PSC में उसको डॉक्टरों को सूचित किया जा रहा है और उसकी एक सूची बना के जो है उस अधिकारी को भी सौंपी जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी। देश भर में कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास राजभर तरीके से किया जा रहा है। इन सब के बीच रोकथाम कैसे हो, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा देखी जा रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि इसकी किल्लत को दूर किया जाए और सरकारों की तरफ से इस किल्लत को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार की तरफ से ज़रूरी प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात कर लिया जाए बीते 24 घंटे की, तो कोरोना के बीते 24 घंटे में 3,82,315 मामले सामने आए हैं, तो वही 3,780 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। तो महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 51,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 65,934 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। ये अच्छी खबर है, रिकवरी रेट अच्छी खासी है। और ऐसे में जबकि महाराष्ट्र में 891 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ से हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। और अब हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़े हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, जो देश की राजधानी दिल्ली में कोविड टास्क फोर्स के प्रबंधक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना काल में आमजन को कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए और वो खुद किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर न्यूज़1 इंडिया पर। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सबसे वैश्विक महामारी जी ये ट्रिपल म्यूटेशन स्ट्रेन है। ये ऑब्वियसली एक आपदा की तरह आया है। इसमें मैं एज अ डॉक्टर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे कोरोना से संक्रमित हैं, जिनको टेस्ट हो पाया है या जिनको सिम्टम्स आए हैं, जिनको लक्षण आए हैं, वो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे। साथ में वो अपना पार्शियल ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल और पल्स रेट को चेक करते रहेंगे। नियमित तरीके से अपना फीवर, बुखार को चेक करेंगे। हम लोग पेशेंट में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हम विटामिन सी, जिंकोविट, मिनरल्स, कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स पेशेंट में शुरू करा देते हैं। अगर उनको सिम्टम्स, लक्षण शुरुआती आ जाते हैं तो इससे ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम एक इम्यूनिटी बनी रहती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो ट्रिपल म्यूटेशन वायरस है, इसमें जब कहते हैं कि जब शरीर की जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, चाहे फीवर आता है या डायरिया आता है या कुछ शुरुआती लक्षण जैसे जिसमें स्मेल चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, तो इसमें फिर हम सब लोग बोलते हैं कि आप इसमें घबराए नहीं। ये वाले लक्षण के साथ साथ जब आपने मेडिसिन अपनी शुरू कर दी है, तो इसमें जहाँ पे आप होम केयर में, आइसोलेशन में आप बिल्कुल इसमें स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि रिकवरी रेट आज भी बहुत अच्छा है। कुछ पेशेंट्स में हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बोलते हैं जो कोविड-19 मार्कर्स हैं, जैसे डी टाइमर है, इंटरल्यूकिन 6 है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। इन वाले टेस्ट को हम इसीलिए कराते हैं, अमाउंट ऑफ द इन्फेक्शन जिससे हम देख सके बॉडी के अंदर। डी टाइमर हम इसीलिए करा सकते हैं क्योंकि ये वाले जो कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं कोविड-19 के और जिसमें मोर्टेलिटी देखी गई है, वो बेसिकली देखी जा रही है 2 रीजंस की वजह से।
एक रीजन है कि जिसमें हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में। तो उससे बचने के लिए हम पेशेंट को आमतौर पे बोल रहे हैं जिनका डी डाइमर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आया है, उनको इकोस्प्रिन की गाइडेंस कर रहे हैं, एस्प्रिन या इकोस्प्रिन, उसको वो शुरू कर दें। इससे खून पतला रहेगा, कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, अगर पेशेंट को लगातार खांसी की प्रॉब्लम है, खांसी हो रही है जहाँ पे मरीजों को ज्यादा बलगम निकल रहा है, वहां पे हम उनको दो चीजों को स्पेशली गाइड कर रहे हैं, इनहेलेशनल स्टेरॉइड या फिर ओरल स्टेरॉइड्स। कल हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब ने भी और ICMR के भी जो चीफ है उन सब ने इस चीज को एडवोकेट करा है। कोविड-19 के इस स्ट्रेन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली 5th डे और 8th डे में देखने को मिल रही है। अगर हम अपने सिम्टम्स को, लक्षण को, शुरुआती लक्षण को पहले ही पहचान लेते हैं, अपना जहाँ भी हम जा रहे हैं, जो भी अपना वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपना मास्क। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सवाल इस बात का है, आपने कहा कि लक्षण दिखाई दे तो आप जरूरी एहतियात करें। कुछ ऐसे मरीज है जो असिम्प्टोमेटिक हैं, उन्हें कैसे पता लगाया जाए, वो कैसे समझे कि उन्हें कोरोना है? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो वो अपना पीरियोडिक आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट करते हैं। इससे दो फायदे होंगे, जहां भी वो अपने वर्क पे जा रहे होंगे या जहां भी उनका स्कोप ऑफ वर्क होगा, एरिया ऑफ वर्क होगा, आरोग्य सेतु ऐप उस डेटा को जरूर कैप्चर करेगा। सेकेंडली, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, उनमें भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, उनको भी किसी तरह घबराने की बात नहीं है। अगर उनको हल्का भी हरारत या कोई भी लक्षण कुछ भी नहीं दिख रहा है और अगर वो अपने टाइमली बिल्कुल स्टीम इनहेलेशन को ले रहे हैं, साथ में आयुर्वेदिक आयुष काढ़ा जो जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, कुछ हमारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड है जिसमें दाल हो गया है, सोया हो गया है, न्यूट्री हो गया है, इन सब का सेवन करें तो हमें कोरोना शरीर से कब छू कर चला भी जाएगा पता भी नहीं लगेगा। थर्डली, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर किसी घर परिवारजन में किसी को कोविड हुआ है और उनके कोई फैमिली मेंबर आइसोलेट है, अगर उनको उनकी सेवा भी करनी पड़ी तो वो प्रॉपर डबल मास्क और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको करें। लेकिन उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए? कहा जाता है, यहाँ पर आपको रोकूंगी, सवाल ये उत्पन्न हो रहा है, मेरे जहन में आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना को अगर बचना है कोरोना से तो आपको ठंडी चीज का सेवन नहीं करना है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको आइसक्रीम नहीं खाना, आपको ठंडी चीज नहीं खाना। क्या इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा? हाँ, देखिए, ये तो हम शुरू से ही कहते हैं, क्योंकि जो ये वाले लक्षण आए थे वो बेसिकली गले से शुरुआत हुई थी, जिससे पता लग रहा था कि गले में प्रॉब्लम हुई है, हल्की सी खराश हुई है। तो ये तो हम इससे बचने के लिए कह ही रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अत्यधिक ठंडे चीजों का सेवन नहीं करना है। आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाएं, पानी जो आप पी रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पिए। अत्यधिक चिल्ड वाटर, बिल्कुल जिसे कहते हैं आइस वाटर, उसको बिल्कुल इस समय सेवन ना करें, पहली बात। दूसरी बात, अभी तो ये हमारा मई का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिनों में लू भी शुरू हो जाएगी, धूप भी, जब जिसे हॉट ड्राई विंड कहा जाता है, जब वो लू चलती है उत्तरी भारत में, स्पेशली दिल्ली NCR में, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो जीवन देह होता है वो आपका आम पन्ना हो गया या सत्तू हो गया, तो इस चीजों का जरूर वो सेवन करें। मट्ठा पी ले, छाछ पी ले, तो बिल्कुल ठंडा इस तरह का कोई बिल्कुल खूब सारा बर्फ वाली चीजों को हम सेवन करने से इसमें मना करें। जी, बिल्कुल सही बात की है। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़ जाती है? आपने कहा कि जब हम शुरुआत में हमें लक्षण दिखता है तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन कब आ जाती है? देखिए, कोविड-19 में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो अटैक करता है लंग्स को, जिसमें आपका ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन करता है, जिसमें आपके सिम्टम्स में आपको ब्रेथलेसनेस लगती है, चेस्ट के ऊपर टाइटनेस लगती है, ये आइडियली हमारे कोविड इन्फेक्शन के मान के चलिए 5 to 6 डेज में हमें इस तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर इस टाइम पे अगर हम अपने पेशेंट को स्टेरॉइड दे दें, ओरल स्टेरॉइड्स दे दें, जिसको एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने भी कल इस चीज को माना और ब्रिटेन के काफी रिसर्चर्स भी इस बात को, डॉक्टर्स इस चीज को काफी एडवोकेट भी कर रहे हैं, तो हमें वेंटिलेटर ऑक्सीजन हॉस्पिटल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उससे सबसे पहले देने से, ओरल स्टेरॉइड देने से दो चीजों का फायदा होगा। एक तो आपके जितने भी अंदर बॉडी के अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, जहाँ पे आपका ये बलगम और ये सब कफ जमा है, तो वहाँ पे एक तो वो अत्यधिक और जमा नहीं होगा, आपका नेजल पैसेज, आपका एयर पैसेज पूरा क्लियर रहेगा। इसकी क्लैरिटी होने के साथ साथ आपकी जब छाती और आपका जब इंस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर जो भी चाहे जितना भी कोविड-19 का जो वायरस है वो
लंग्स को, पल्मनरी एरिया को बिल्कुल ज्यादा नहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने देगा। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर सिद्धार्थ जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और हमें यकीन हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छी बातें पहुंची भी होगी, और इस पर अमल ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोरोना को हम घर पे ही मात दे सकते हैं। घर पे रहकर आप ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करिए। अगर आप किसी के संपर्क में आए कोरोना मरीज के, तो ये ज़रूरी एहतियात बरत सकते हैं, जिससे आप बच सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।